हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग अभी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर का प्रीवियस पेपर और ये प्रीवियस पेपर हुआ था 17 नवंबर 2022 को। ठीक है, 2 शिफ्ट हम लोग इसकी कर चुके हैं। 2 शिफ्ट में 4 पेपर हुए। 4 पेपर क्या, 4 पार्ट किया था मैंने। तो 17 की 3rd शिफ्ट में भी एक पार्ट हम डिस्कशन करा चुके हैं। ये शिफ्ट 3 वाला है, इसका भी पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं, मतलब क्वेश्चन 1 से 50 तक। अब हम लोग करने जा रहे हैं 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक का। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा और कल वीडियो नहीं पढ़ पाया था, कुछ दिक्कतें थी, नहीं बना पाए थे। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको हम आज ही बनाए हैं और आज आप लोगों को डाले हैं। कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं पढ़ पाता है और कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू पढ़ता रहे। 1 दिन का गैप होगा तो आप और देख लीजिएगा, कुछ तमाम सारे वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जिसमें करना क्या है, आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? एडमायर का। तो एडमायर का मतलब क्या होता है भाई? एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। और दूसरा वर्ड सुनना चाहते हो, सुनो। अच्छा, प्रशंसा शायद मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो प्रशंसा का मतलब एडमायर होता है, अप्रिशिएट होता है, कमेंड होता है, ग्लोरीफाई करना होता है, ठीक है। तो ये सारे तमाम हैं। इसका एडोर का मतलब भी वही होता है, प्रशंसा करना। एडोर एक्चुअली लव करने या लाइक करने के सेंस में आता है। तो प्रशंसा करेंगे, एडोर करेंगे तो करीब अब एडमायर ही करेंगे। एंजॉय करना मतलब आनंद उठाना, ये है नहीं। वंडर मतलब सोचना विचार करना, ये है नहीं। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। क्या करना? किसी का मजाक उड़ाना या किसी को क्रिटिसाइज करना, ऐसे होता है। तो प्रशंसा करने के अपोजिट में क्या आएगा? किसी को रिडिक्यूल करना हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला वाला क्या है? इडियम है। लिखा है ब्रेक द आइस। देखो भाई, ब्रेक द आइस का मतलब ऐसे होता है ना, जैसे कहीं पर 3-4 लोग बैठे हुए हैं, अपरिचित से व्यक्ति हो या अपरिचित ही हो। परिचित होंगे तो खैर चुपचाप नहीं रहेंगे। कहीं पर 3-4 अपरिचित व्यक्ति बैठे हों और कोई किसी से बोल ना रहा हो और उसी में कोई आदमी बातचीत शुरू कर देता है, तो जो मौन को भंग करता है, जो बातचीत को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, उसी को कहते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। अब आगे देखो, पहला ऑप्शन ये टू बिगिन अ कन्वर्सेशन, यही तो हो गया माना, टू बिगिन अ कन्वर्सेशन। टू रिलीव द टेंशन मतलब वो हो गया, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उसमें जो बातचीत शुरू करता है वही होगा। पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाते हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में ये पूछे ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा वर्ड है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो अब चारों देखो, मुझे लग रहा है चारों सेंटेंस एक ही है। तो देखते हैं इस सेंटेंस में क्या गलतियां हैं। लिखा है द इजीएस्ट वे, इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दा लगा है, ठीक है। टू सॉल्व द इशू वाज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकर्स अनकंडीशनली। तो इस इशू को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका था वो ये था कि जो स्ट्राइकर्स हैं उनकी डिमांड को अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो इसमें कोई एरर नहीं है, मुझे तो नहीं मिली। आगे लिखो एन इजीएस्ट वे। इजीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दा लगना चाहिए, ये गलत हो गया। अब यहाँ है द इजीएस्ट वे टू सॉल्व एन इशू वाज टू एक्सेप्ट आ डिमांड्स। देखो यहाँ पे आ लिखा है और यहाँ लिखा है डिमांड्स, तो गलत हो गया ना। डिमांड्स प्लूरल नाउन के पहले आ नहीं लगता। द इजीएस्ट वे टू सॉल्व आ इशू, देखो यहाँ पे इशू लिखा है, यहाँ आ लिखा है, इसके पहले क्या लगना चाहिए था? एन लगना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है किसी न कहीं। अब गलती किसकी है? सब आर्टिकल की गलती है। रोज़ हम लोगों को सेकेंड सेट में एक आर्टिकल की गलती ज़रूर मिलती है। पहले वाले शिफ्ट में, मॉर्निंग वाले में भी एक मिला था आर्टिकल की गलती, सेकेंड शिफ्ट वाले में भी आर्टिकल की गलती मिला था सेकेंड पार्ट में। आज भी हम लोगों को सेकेंड पार्ट में आर्टिकल की गलती मिली है। आगे देखते हैं 3 सेट और हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 में क्या है? 54 में देखो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। इनडायरेक्ट क्या लिखा है? द लिटिल बॉय सेड, ठीक है। आगे लिखा है माई कैट कैन क्लाइंब द ट्री। माई किसका हो गया? बच्चे का हो गया, तो हिज हो जाएगा। कैट कैन का कोड हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ें चाहिए। दैट लगा ही है, सब में लगा हुआ है, तो हिज कैट कैन। अब कैन की जगह हमको कुड चाहिए, तो ये कैन लिखा है, ये गलत हो गया। ये कुड लिखा है, कुड क्लाइंब, ठीक है। अब यहाँ हिज कैट क्लाइंब्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट, कैन का कुड कैन कहाँ गया? नहीं दिया, ये भी गलत हुआ। हैड क्लाइंब्ड होगा नहीं, एक ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका 55, ये खाली जगह भरनी है। तो देखो क्या करना है। यहाँ लिखा है कि ही लॉस्ट हिज मदर, वो अपनी माँ को खो दिया।
व्हेन ही वाज 7, जब वो 7 साल का था, एंड हिज फादर व्हेन ही वाज 13, जब फादर उसके मतलब उसको छोड़ के चले गए तो वो 13 साल का था और माँ उसको छोड़ के चली जाती है, 7 साल का था वो। आगे लिखा है डैश विच द आर्फन बॉयज़ वर सेंट ऑफ, उसके बाद इन अनाथ बच्चों को भेज दिया गया बाय द गार्जियन अंकल्स, जो उनके अंकल वगैरह थे, गार्जियन थे, कहाँ, टू अ ग्रामर स्कूल एट हॉक्सहेड के ग्रामर स्कूल में इन बच्चों को भेज दिया जाता है। तो मतलब हुआ कि इसके बाद, मतलब जब उसके मदर फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद इन बच्चों को वहाँ भेज दिया जाता है। उसके बाद भी अगेंस्ट लगेगा नहीं, बिफोर लगेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद भेजा गया है। आन नहीं लगता, उसके बाद के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, अपान करते हैं। अपान एक होता है किसी चीज़ के ऊपर, और किसी घटना के उपरांत होता है, तब भी हम लोग अपान यूज कर लेते हैं या फिर आफ्टर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपान लगेगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्या करना है, साइनोनिम बताना है। किसका, रेंडिजियस। रेंडिजियस का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, मतलब पहले से प्री डिसाइडेड, कोई ऐसी जगह जहां हम कहते हैं कि फलानी जगह हम लोग शनिवार की शाम को मिलेंगे, तो उसको कहते हैं रेंडिजियस। तो अवॉइड मीटिंग तो होगा नहीं, रिफ्यूजल टू मीट होगा नहीं, प्री अरेंज्ड मीटिंग मतलब पहले से जो डिसाइड की गई मीटिंग है उसको हम लोग कहते हैं। हालांकि कहते हैं उसके प्लेस को है, लेकिन रेंडिजियस की यही मीनिंग ले लो, सडन मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या है, 57। 57 में क्या करें, ये इडियम है। ठीक है ना, तो फूड इडियम यहाँ लिखा है द सुपरमार्केट में डिक्लेयर अ वीकेंड ऑफर फॉर ऑल फूड आइटम्स। ठीक है, तो जितने भी फूड आइटम्स हैं उस पर ये एक वीकेंड ऑफर डिक्लेयर कर सकते हैं फूड आइटम्स पर। हमने गलती से इडियम बोल दिया था शुरू में, ठीक हो जाता है। लिखा है कि मे डिक्लेयर, यही पकड़ो, मे के साथ डिक्लेयर लिया है, तो मे को क्या करोगे, मे भी कर दो, मॉडल वर्ब है, बार बार बताता हूँ, मे भी और डिक्लेयर का डिक्लेयर करो। पहले मे भी डिक्लेयर्ड ढूंढो, तो यहाँ मे भी डिक्लेयर्ड नहीं दिया हुआ, यहाँ भी डिक्लेयर्ड दिया हुआ है, यहाँ वुड भी डिक्लेयर्ड दिया है, हटा दो, यहाँ मे हैव दिया हुआ है, हटा दो, और कुछ हमने देखा ही नहीं, बस केवल मॉडल वर्ब, और उसको कैसे चेंज करेंगे देख लो, एक ही ऑप्शन मिला। आगे आ जाओ, अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 58। 58 में क्या करें, अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो S1 देख लेते हैं। S1 में दिखा है सरिस्का नेशनल पार्क इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरिस्का नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, विच इज लोकेटेड, कहाँ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 107 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। ठीक, अच्छा, सरिस्का नेशनल पार्क की बात करोगे तो अब जीव जंतुओं की बात होनी चाहिए ना, जानवरों की बात आनी चाहिए। यहाँ लिखा है द पार्क हैज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। इस पार्क में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स हैं, पहले जानवरों की बात होगी, टेम्पल के बाद में। लिखा है दीज डिपिक्ट द लीगेसी ऑफ किंग अलवार। दीज किसके लिए लिखा हुआ, दीज लगा हुआ यही मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स के लिए लगा हुआ है, तो फिर ये हो गया। ठीक है, बी किसको फॉलो कर रहा है, ए को, क्योंकि ये डिपिक्ट करता है अलवार राजाओं की लिगेसी को। तो क्या डिपिक्ट करता है अलवार राजाओं की लिगेसी को, तो वहाँ की जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। अब राजाओं की बात करोगे तो मॉन्यूमेंट्स की बात करोगे, तो मॉन्यूमेंट्स पहले आएगा, दीज वाला बाद में आएगा, एक बात हो गई। बोथ कार्निवरस एंड हर्बीवरस आर फाउंड इन द प्लेस। जो मांसाहारी जीव हैं, कार्निवरस हैं, शिकार करने वाले ये भी जीव, और हर्बीवरस घास फूस खाने वाले, तो ये दोनों के दोनों वहाँ पाए जाते हैं। दोनों वहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे पहले, तो ये लिखोगे। अब यहाँ लिखा है कि द पार्क इज बिगर देन रणथंभौर नेशनल पार्क। ये वाला पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, और कार्निवरस और हर्बीवरस दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा इसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी के बाद ए हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट में करीब करीब जाएगा, बी के बाद जो ए आ रहा है। ठीक है, तो इसमें होना क्या चाहिए, पहले आ रहा है हमारा डी। ठीक है, डी के बाद हम बताएंगे डी में देखो कह रहा है कि दिस द पार्क इज बिगर देन रणथंभौर। अच्छा, पहले दूरी उरी की जब बात हो गई, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जयपुर से इतनी दूर है, फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये जो पार्क है, इसी के बारे में बताया ना, ये पार्क जो है रणथंभौर नेशनल पार्क से ज़्यादा बड़ा है। दूरी बताने के बाद यहीं आएंगे। अब उसके बाद जीव जंतुओं की बात करोगे ना यहाँ पे, कि यहाँ पे दोनों तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेशनल पार्क की बात हुई, देखो यहाँ नेशनल पार्क की बात हुई, तो यहाँ बताएंगे किस तरह के जीव जंतु होगा। अभी मॉन्यूमेंट्स की बात तो नहीं आएगी, तो डी के बाद सी लग गया। उसके बाद यहाँ बी में लिखा दीज डिपिक्ट, दीज किसके लिए लगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स के लिए लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट में दिया है एस्टेरिस्क में लिख क्या लिखा है, देखो द ताड़ वृक्ष, पाम के पेड़, इज यूजुअली फाउंड इन दिस प्लेस। तो ये एक अलग चीज़ हो गई ना,
पहले जानवरों की बात हो गई। लोकेशन हुआ, यहाँ लोकेशन चल रहा था ना, लोकेशन हुआ जयपुर से इतनी दूर है, फिर रणथंभौर नेशनल पार्क से कंपैरिजन किया, फिर वहाँ के जानवरों के बारे में बताया कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और उसी के बाद देश डिपेक्ट लेगेसी, राजा की लेगेसी हो गई। तो ए और बी तो साथ में ही होना चाहिए था, ए के बाद में ही बी लगता, ये भी बात लगभग तय है। तो ए के बाद बी अगर हम देखें तो इसमें ए के बाद बी कनेक्टेड है नहीं, इसमें भी ए के बाद बी कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। इसमें ए के बाद डी दे दिया है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा, यही है जो ए के बाद बी लग पा रहा है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस वजह से हुआ। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अपने, ठीक है। तो अब रहा हमारा 59 में देखो एक कितना बड़ा सा पैराग्राफ है, इसमें डबल फिलर दिया हुआ है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसे कैसे अंदाज़ा लगेगा। देखो कैमिलियन क्या होता है, गिरगिट होता है, गिरगिट समझ रहे हैं ना, जो रंग बदल लेता है एटमॉस्फेयर के पार। तो कैमिलियन कैन चेंज देयर कलर, जो कैमिलियन है, गिरगिट है, अपना रंग बदल सकता है इन एन इंस्टेंट, मतलब पल भर में रंग बदल लेता है, इन ऑर्डर टू ब्लेंड विद देयर बैकग्राउंड, मतलब जहाँ किसी डाल पे मान लो पत्ती पे बैठा है तो हरा हरा हो जाएगा, पेड़ पे बैठा है तो ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाएगा, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेता है। They also have the dash to move each of their eyes independently। एक खासियत उनकी और होती है, अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली, मतलब बाईं आंख इधर घूमे, दाहिनी आंख इधर। हम लोगों में क्या होती है कि अगर बाईं आंख बाएं घूमेगी तो दाहिनी भी घूमेगी, दाहिनी आंख इधर घूमेगी तो दोनों घूमेगी, तो मतलब एक आंख जिधर जाएगी उधर दोनों जाती हैं। कैमिलियन में क्या होता है, एक आंख इधर जाएगी, एक आंख इधर जाएगी, दोनों ओर देख लेता है वो, ठीक है, घुमा लेता है, एक खासियत उसकी हो गई। यहाँ क्या होगा, हैव द डैश टू मूव, तो डैश टू मूव मतलब उसके अंदर ये क्षमता होती है, तो क्षमता के लिए क्या लगाओगे, एबिलिटी लगाओगे, और खास बात टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एबल एबिलिटी, यही दो चीज़ें लगती हैं ज़्यादातर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ एबिलिटी का हमको मिल भी गया है। पावर लगाओगे तो पावर ऑफ लगता है, मीन्स यहाँ है ही नहीं, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे है नहीं, प्रोपेंसिटी। अब आगे देखो, यहाँ लिखा कि दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ, यहाँ कैपेबल के बाद ऑफ, दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ लुकिंग इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो देख सकते हैं। कैमिलियन फीड ऑन इंसेक्ट्स, खाता क्या है, वो कीड़े मकोड़ों को खाता है। दे कैच देम विद द हेल्प ऑफ देयर स्टिकी टंग, उनकी जीभ जो होती है ना बड़ी लंबी सी होती है, चिपचिपी होती है, जिस भी कीड़े मकोड़े पर उनकी जीभ छू जाती है वो कीड़ा मकोड़ों से भी चिपक जाता है। आगे लिखा, डिड यू नो, क्या आपको पता है या जानते थे आप कि दे कैन शूट आउट देयर टंग, अपनी जीभ को वो शूट आउट मतलब गोली की तरह निकाल लेते हैं आगे की ओर, कितना, फार्दर मोर देन द डैश ऑफ देयर ओन हेड एंड बॉडी कंबाइंड, उनका सिर और पूरी बॉडी जितनी लंबी होती है उसकी लंबाई से कहीं ज़्यादा वो अपनी जीभ को निकाल लेते हैं, मतलब जितना लंबे खुद होते हैं उससे ज़्यादा लंबी उनकी जीभ निकल जाती है। तो लंबाई के लिए यहाँ देखो स्पान और विड्थ चौड़ाई के लिए है, ब्रेथ चौड़ाई के लिए लेंथ ही तो लगेगा, लंबाई के लिए जीभ की लंबाई लेंथ लगेगा, तो चौथा वाला लगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 में, तो ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ फिर क्या है, एंटोनिम बताना है किसका, कैलस का। कैलस का मतलब क्या होता है, क्रूएल, क्रूएल, या आप कह सकते हो ब्रूटल, निर्दयी, ब्रूटल निर्दयी, हार्टलेस अनकाइंड, जिसके अंदर दया नहीं होती है। इमोशनल क्या होगा, इमोशनल मतलब थोड़ा जज्बाती टाइप का आदमी होता है। एनालिटिकल, एनालिसिस करेगा। सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब बहुत ही दयालु टाइप का ये होता है, सेंसिटिव जो होता है वो दयालु, किसी को देख कर के उसके अंदर दया आ जाएगी, फीलिंग इमोशन होंगे, तो ये सेंसिटिव आदमी होगा वो। सिनाइल का मतलब जो होता है जैसे हाँ, कोई आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, जैसे 60-70 के ऊपर हो जाता है, तो उसकी बुद्धि थोड़ा मतलब थोड़ी जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं सठिया गए हैं, गाँवों में यही कहते हैं सठिया गए हैं, तो सिनाइल हो जाना उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सेंसिटिव वाला होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। लिखा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो पहले आप जॉय ढूंढो, ये देखा हुर्रा सब में लगा हुआ है, ठीक है। दैट ही हैड वन द टॉस, ही हैड वन द टॉस, दैट, अब ही का क्या हो गया, कैप्टन है तो आई तो ठीक ही है, हैड वन, ये हैड वन देखना तो हैव लगना चाहिए। अब ये माइट और मे की तो कोई गुंजाइश बची नहीं, ना कुड की गुंजाइश बची, तो हैव एक बचा हुआ, तीसरा वाला वही लगाओ। आगे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इसमें क्या करना है, फिर वही रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है इसको। देखो यहाँ लिखा आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा डोंट वरी, मतलब आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आई विल कंप्लीट ऑल द वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक सारा काम
कर लूँगा। तो एक तो टुमारो एक में लगा हुआ, इनको तो खाता ही तो ख़त्म, टुमारो का नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे होना चाहिए था। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आई एश्योर्ड माई फादर दैट आई विल, देखो आई के साथ विल नहीं लगना होगा क्योंकि ये सेड पास्ट में है, विल का वुड हो जाता है, दो कट गए। ठीक, अब तीसरा बचा, आई एश्योर्ड माई फादर दैट आई वुड कंप्लीट ऑल द वर्क बाय द फॉलोइंग डे, एक ये बचा और एक ये बचा वुड हैव। तो जब हम विल में बात किए हैं तो यहाँ वुड हैव लगने का कोई चांस ही नहीं है, तो एक ऑप्शन का आपके पास अब बच रहा है कौन सा, थर्ड वाला। ठीक है, आगे आओ भाई, आगे आओ। तो ये एरर का क्वेश्चन है, आई हैड प्रेइंग। भैया देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ना, तो आई हैड के बाद प्रेइंग तो हो नहीं सकता है। तो चलो ये वाला पहला वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे। यहाँ क्या दिया है, ये देखो अंडरलाइन किया है और इसको आपको क्या बताना है, साइनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो इसका जो मीनिंग होती है, आर्सन इज फ्लैटिजियस एक्ट। आर्सन मतलब तो आगजनी, कहीं किसी के मकान में आग लगा देना, किसी की दुकान में आग लगा देना, तो आग वाग लगा देने को क्या कहा जाता है। अब बताओ, तुम ही बताओ कैसा काम हो सकता है। तो कहीं आप आग लगा दे रहे हो तो ये आपराधिक हो गया कि नहीं हो गया, है ना, कैसा एक्ट हो गया, आपराधिक हो गया। तो क्या कहोगे इसको, क्रिमिनल एक्ट। तो क्रिमिनल आप ढूंढो कहीं पे क्रिमिनल है क्या, ये पहला वाला क्रिमिनल मिल गया, लगा दो। तो एकदम सेम मीनिंग, और कोई तो है ही नहीं इसमें। फ्लैजिटियस मतलब हो गया क्रिमिनल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाओ। 16 में देखें क्या दिया हुआ है, 16 नहीं 65 में एरर है, लुकिंग एट क्लाउड्स इन द स्काई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट विल रेनिंग, ओ हो, विल है, विल के बाद आईएनजी फॉर्म है। तो देखो किसी भी मॉडल वर्ब के विल, शैल, कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर टू, इन सब के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि आईएनजी फॉर्म। तो विल के साथ रेनिंग कहाँ है, ये है विल के साथ रेनिंग। ठीक है, तो यही वाला गलत है। आगे आओ अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, खाली जगह भरना है। इन हर हार्ट, उसके दिल में। शीला न्यू दैट, शीला को ये बात अच्छी तरह पता थी कि हर पाथ विद राहुल, उसका जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है विद राहुल वुड डैश सोन, तो क्या करेगा, वुड डैश सोन, तो मतलब क्रॉस करेगा, मतलब विरोध में आएगा ना, क्रॉस करना इसको कहते हैं। वो कह रही कि मेरा मार्ग उसके रास्ते में, मतलब हमारा उसका रास्ता एक दूसरे से क्रॉस करेगा। मन ही मन में उसको कहीं ना कहीं इस बात का पता था, जरूर पता था। तो हर पाथ विद राहुल वुड क्रॉस होगा, वुड चेंज मर्ज नहीं होगा। उसका रास्ता राहुल के रास्ते के साथ मर्ज करेगा, चेंज करेगा, एंड करेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, क्रॉस करेगा, दोनों एक दूसरे को काटेंगे। ठीक, आगे आ जाओ। आमना सामना होना ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करो। आई बेड हिम, बस खाली इतना ले लो, आई बेड हिम। तो बेड क्या है भैया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आपको क्या चाहिए, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ही वाज के बाद बिड नहीं होगा, बिड जो होता है उसका मतलब होता है बोली लगाना। बिड थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन बोली लगाते हैं तब होती है। जब आदेश देते हैं तो बिड बेड बिडन होता है। तो यहाँ पे बेड है तो हमको बिडन चाहिए, ये बैडन भी नहीं होगा, ये बेड सेकेंड फॉर्म हो गई, क्या होगा, बिडन होगा, चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे 68 पे आ गए। 68 में क्या करें, इन्होंने कहा द स्टूडेंट्स सेड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा सेड, ध्यान रखना स्टूडेंट्स में। वी विश वी डिड नॉट हैव टू राइट एग्जाम्स। वी विश मतलब बच्चों ने कहा वी विश, काश ऐसा होता। वी विश मतलब क्या था, काश ऐसा होता। वी डिड नॉट हैव टू राइट द एग्जाम, काश ऐसा होता कि हमें एग्जाम में लिखना ना होता। ठीक है, ऐसा। तो देखो यहाँ सेड लिखा है, ध्यान देना जरा, मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। पहली बात तो इस सेड को देखो, तो यहाँ स्टूडेंट्स से लिखा है, यहाँ स्टूडेंट्स से लिखा है, भाई से तो नहीं होगा। ठीक है, सेड होगा, पहली बात हो गई। दो गए, यहाँ लिखा है दैट दे विश्ड दे डिड नॉट हैव टू राइट एग्जाम्स, और यहाँ लिखा है सेड दे विश्ड दे हैव नॉट टू राइट। अब भाई देखो यहाँ क्या लिखा है, वी डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू में हैव टू तो नहीं होगा, डिड कहाँ ले जाओगे, तो ये हो गया, इसलिए यहाँ क्या करो, डिड नॉट हैव टू।
अब आप कहोगे कि डिड का हैड क्यों नहीं किया, हैड नॉट हैव टू होता नहीं, हैव टू जो होता है फोर्स्ड एक्सप्रेशन के लिए लगता है, उसके लिए ये पास्ट मतलब इंडेफिनिट में ही होगा या प्रेजेंट में या पास्ट में होगा, तो इसको इसलिए परफेक्ट में यहाँ डिड नॉट को हैड नॉट नहीं बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स्ड एक्शन के लिए लगा हुआ है, इसलिए थर्ड वाला हुआ। आगे आ जाओ। इसके बाद अब हम लोग पहुँच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। एंटोनीम बताना है किसका, फ्ला का। फ्ला का मतलब क्या होता है, कोई मिस्टेक, कोई गड़बड़ी, कोई त्रुटि, ठीक है ना, क्या होगा, कोई त्रुटि, फॉल्ट कह सकते हो, FAULT, कोई एरर कह सकते हो, कोई गलती हो सकती है, कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई दोष, कोई कमी हो सकती है, ऐसा होता है फ्ला का मतलब, ठीक है। तो इनकरेक्ट तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन नहीं होगा, है तो इनकरेक्ट मतलब गलत, लेकिन इनकरेक्ट जो है वो एडजेक्टिव है और फ्ला होता है नाउन, ठीक है। तो अनकेम्प्ड का मतलब क्या होता है, केम्प्ड मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। अनकेम्प्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कमरा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा नहीं है, मेज मतलब टोपी कहीं पड़ी हुई है, मोजा कहीं पड़ा है, जूता कहीं पड़ा है, ऐसे छितराया हुआ इत्यादि रखा हुआ है, तो अनकेम्प्ड होता है। अनकेम्प्ड मतलब अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त होता है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन नहीं है, तो फ्ला से इसका कोई लेना देना नहीं है। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई कमी, ये नाउन है, डिफेक्ट कोई कमी, कोई दोष होता है, कोई त्रुटि होती है, तो तीसरा वाला होगा। डिस्प्ले मतलब यहाँ कोई है नहीं, डिस्प्ले में शो करना या दिखावा करना। आगे आ जाओ, ये इडियम है 70 में, एक इडियम दिया हुआ है, टू कीप अ गुड टेबल। टू कीप अ गुड टेबल, व्हाट डू यू मीन बाई टू कीप अ गुड टेबल, इसका मतलब होगा कि किसी को बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस खाना खिलाना। टू ऑफर सम्पचुअस फूड टू वंस गेस्ट, ये हो गया। अब सम्पचुअस की मीनिंग जानना चाहते हो तो एक लिख लो, डिलेक्टेबल। सम्पचुअस मतलब डिलेक्टेबल, एक हो गया, टेस्टी हो गया, और क्या हो गया, डिलीशियस हो गया, डिलीशियस हो गया, और बच्चों वाली भाषा में कहें तो यमी हो गया, है ना, हाँ, तो ये होते हैं सम्पचुअस, ठीक। आगे आ जाओ। इसके बाद हमारा आता है 71 पे, ठीक। तो 71 पे भैया क्या है, देखो एक पैसेज दिया हुआ है। अच्छा, पैसेज वाली बात हम पिछले वाले डिस्कशन में भी हमने बताया था कि पैसेज आपके पास तो PDF है, ठीक है, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो अब डाउनलोड करके पढ़ लो। पैसेज आप पढ़ लो पहले, तो पहले पैसेज मत शुरू करना। हमने कहा था कि पैसेज करने के पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड योर क्वेश्चंस, देन कम टू द पैसेज, ठीक है। तो पैसेज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज करो, पैसेज पहले पढ़ लो, तब जाके क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पैसेज के पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ, फिर आपको पॉज देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरे साथ में, फिर मैं रुक जाऊंगा या आप वीडियो को पॉज करिएगा, PDF से पैसेज पढ़िएगा, फिर हम लोग साथ में आंसर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग करने चल रहे हैं क्या, इसके क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन है कहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ है 71 से लेकर के 75। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें हमको कह रहे हैं ये जो 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, मतलब इसमें जो बात गलत है वो हमको बतानी है, कौन सी गलत बात कही गई है, ठीक है। फिर और जो क्वेश्चन है वो एक खाली जगह, इसको कंप्लीट करना होगा। इन्होंने कहा कि जार निकोलस सेकेंड हैज़ बिलीफ दैट ही वाज चूजन बाई डैश टू रूल। जार निकोलस को ये लगता था कि उसको रूल करने के लिए, शासन करने के लिए फलाने ने चुना है। किसने चुना है, प्रीस्ट ने चुना है, गॉड ने चुना है, पीपल ने चुना है, या उनके पूर्वजों ने चुना है, ठीक है। चलो जिसने भी चुना होगा अभी देख लेंगे हम लोग कौन चुना है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। इनमें से कौन सी बात नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, कौन सी मेंशन नहीं किया गया। तो इसमें देखो वार हैं, रशियो जापान, रशियो चाइनीज, रशियो तुर्किश और रशियो ये क्रीमियन वार है, ठीक है ना। तो इतने वार है, सर ये इतने वार का जिक्र हुआ है, कह रहे हैं कि किसका मेंशन नहीं है। तो जब वार का जिक्र होने लगेगा तो हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इनमें से किसका जिक्र हुआ है, किसका जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, सुटेबल टाइटल। तो सुटेबल टाइटल बिना पैसेज पढ़े नहीं समझ में आएगी। इतने क्वेश्चन हो गए। और एंटोनीम बताना है किसका, प्रेसिडेंस का हमको एंटोनीम बताना है। तो देख लेंगे कहाँ पे मिलता है प्रेसिडेंस।
अब ये हमारे सामने क्वेश्चंस हुए। अब हम एक तरफ से इनको करना शुरू करते हैं, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया होगा, तो हम लोग आते हैं फिर। अब पैसेज जब पढ़ रहे थे तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रख के ही पढ़े होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चा लोगों, तो वेलकम बैक। चलो शुरू करते हैं हम लोग फिर से। और देखो पहला क्वेश्चन इसमें जो इन्होंने पूछा है पैसेज पे, कि इन्होंने कहा कौन सी बात इसमें से ट्रू नहीं है। तो देखो यहाँ लिखा है कि सीरीज ऑफ वार काज्ड ग्रेट डिसकंटेंट अमंग द पीपल। जो ढेर सारे युद्ध लड़े गए, इससे रूस की जनता में बहुत सारा असंतोष हो गया था, जिससे वहाँ के लोग क्या होते, मतलब रसिया की इकोनॉमी और गवर्नमेंट सब सफ़र कर रहे थे। ये बात तो कही गई है, सही है। यहाँ लिखा है जार निकोलस सेकेंड वाज मच मोर इंटरेस्टेड इन मैटर्स ऑफ स्टेट दैन हिज फैमिली। तो जो जार निकोलस हैं वो मच मोर इंटरेस्टेड इन मैटर्स ऑफ स्टेट, राज्य के मामलों की ज़्यादा चिंता करते थे, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है दैन हिज फैमिली लाइफ। और यही बात इन्होंने क्या है, यही बात गलत है, जबकि वो अपने परिवार का ज़्यादा ध्यान रखते थे, राज्य का स्टेट का नहीं रखते थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये मैंने ब्लू कर दिया, पहले से ही मैंने आंसर नोट रखा था। यहाँ लिखा तो क्रीमियन वार की बात आ गई है, तो ठीक है, ये क्रीमियन वार की बात आ गई। ये रहा, यहाँ देखो ये लिखा है जार निकोलस वाज मच मोर इंटरेस्टेड इन हिज फैमिली। वहाँ क्या कहा है कि ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें, मैटर ऑफ स्टेट में। तो यही बात गलत है जो उसमें कही नहीं गई है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आप करो अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भैया क्या है, इनको क्या लगता था कि इनको शासन करने के लिए किसने चुना है। आंसर आपको दिखाएं, देखिएगा, ये रहा। तो इनको क्या, देखो बिलीफ, उनको ये बिलीफ था कि ही वाज चूजन बाय गॉड टू रूल। मतलब इन्हें लगता था कि जनता पर शासन करने के लिए भगवान ने इनको चुना है, गॉड ने चुना है कि जाओ तुम राजा हो, बाकी सब प्रजा है। मतलब ये राजा तो वही ईश्वर, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो ये दो हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब कितने युद्धों का उसमें जिक्र हुआ था, ठीक है, किन किन वार्स का जिक्र था, इसकी बात है। तो आ जाओ, देखो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो लिखा है क्रीमियन वार और रशियो तुर्किश वार, ठीक है। क्रीमिया का, तुर्की का और रशियो जापान वार, 3 लड़ाइयाँ थी, एंड द वर्ल्ड वार फर्स्ट, इन 4 का जिक्र है। इसमें चाइना के साथ रूस के किसी वार की बात नहीं हुई है, ठीक है। आ जाओ अपने आंसर पे। आंसर आपका कौन सा वाला था, ये है। किसकी बात हो रही है, ये है। तो इसमें किस किस वार की बात हुई थी बताओ। रशियो जापान वार था, रशियो चाइनीज वार नहीं था, रशियो तुर्किश वार था, क्रीमियन वार था। तो आंसर कौन सा होगा, रशियो चाइनीज वार। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबल टाइटल बताओ। अच्छा, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद शुरुआत में इन्होंने सिचुएशन दे दी कि रूस की आर्थिक हालात क्या थे, 4 युद्ध लड़े, इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी, उधर किसानों का आंदोलन चल रहा था, फैक्ट्रियों में वो आंदोलन चल रहा था। तो ये रूस, यहीं से लास्ट में आके इन्होंने बता दिया, इसी तरह से रूसी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो देखो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एक पार्ट है इसमें, पूरा पैराग्राफ नहीं है, एक पैराग्राफ का एक पार्ट है, तो ये नहीं होगा। और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जार निकोलस में क्या कमियां थी, तो ये पूरा इन्हीं पर नहीं, पूरा पैसेज जार निकोलस पे नहीं लिखा हुआ है। और वार्स रसिया फाट, रसिया ने जो जो युद्ध लड़े, इस पैसेज में जो जो युद्ध लड़े उन युद्धों का वर्णन नहीं है। मतलब पैसेज इज नॉट अबाउट द वार्स ऑफ रसिया, पैसेज इज अबाउट हाउ रिवॉल्यूशन ब्रोक अप इन रसिया। पैसेज इस बारे में है कि रशिया में जो क्रांति है वो कैसे शुरू हुई थी, कैसे आई थी। तो जो मेन थीम है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो है कि रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस पर लिखना है आपको, टाइटल ये होगी। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट में क्या करना है, एंटोनिम बताना है प्रेसिडेंस का। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, प्रधानता, वरीयता कह सकते हो, प्रेफरेंस कह सकते हो, हम जिसको देते हैं, प्रायोरिटी जिसको देते हैं। तो ये तो प्रायोरिटी के लिए हो गया। अच्छा, ऑर्डर्स होता है क्रम के लिए, ठीक है। सक्सेशन भी होता है जो पीछे पीछे आता है, जो बाद में आता है, ठीक है। और सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्रम के लिए यूज किया जाता है। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है, विध्वंस होता है, विनाश होता है। तो इसमें कोई भी एंटोनिम, प्रधानता का, वरीयता, प्रेफरेंस का कोई भी एंटोनिम मिल नहीं रहा। डिसरप्शन भी उसका एंटोनिम नहीं है। अगर आप किसी तरह से लगा भी सकते हैं तो सक्सेशन लगा सकते हैं।
हालांकि आयोग ने आंसर किसको दिया था, डिसरप्शन को दिया था, बट आई डो नॉट एग्री विद दैट। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ सक्सेशन, अगर इन 4 में देखना है तो ये जो प्रेफरेंस में हम सक्सेशन को लगा सकते हैं, क्योंकि वो प्रेफरेंस है तो होता ये हो जाने के बाद, मतलब पहला नहीं, पहले आप ये काम कर लीजिए उसके बाद तो सक्सेशन में हम आ सकते हैं, जो उसका एंटोनियम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है मेरे विचार से। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, नेक्स्ट पैसेज पे। तो फिर एक पैसेज शुरू होता है यहाँ से। ठीक, ये पैसेज किस बारे में है, ये पैसेज भी आई थिंक जब मैंने आपसे बोला था तो आपको पढ़ ही लिया होगा आपने। पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर पैसेज आप रोक के पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी ना रोकिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब पैसेज को पढ़िएगा। चलिए आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहना है कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, क्या कहा गया है इस पैसेज में। मेट्रो लाइफ एंड द सबवे फैसिलिटीज, मेट्रो की क्या लाइफ है और सबवे फैसिलिटीज क्या है ये, या रिस्की लाइफ इन द सबवे, ठीक, या फिर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द रेल रोड, या फिर बेनिफिट्स ऑफ सबवे लाइफ। तो इसमें कहीं बेनिफिट नहीं दिया है। सब में देखो, सबवे में जो मेट्रो रेल होती है, जो सबवे जो ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों को तमाम बीमारियां फेफड़े से लेकर के और कार्डियोवास्कुलर तमाम समस्याएं आ जाती हैं। तो उन समस्याओं पर पूरा का पूरा डिस्कशन है, क्या क्या उनको बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं, कैसा पोल्यूशन वहाँ पे होता है, इस बारे में डिस्कशन किया गया है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो इसमें सबसे पहला जो टाइटल वाला मैटर है, वो टाइटल क्या है, पूरा पैसेज किस बारे में है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आके हम लोग, 77 है ये। अब आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ स्पीकर, स्पीकर किस टोन में बात कर रहा है। ठीक है, तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको टोन पता करनी है, किस टोन में बात की है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स नॉट कवर्ड, जो नॉट कवर्ड या नॉट हिडन, जो ढका हुआ नहीं है, जो खुला हुआ है। ठीक है, उसको, उसके लिए पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ रिड्यूसिंग द हेल्थ रिस्क। जो सबवे है, जो अंडरग्राउंड रेलवे है, उसमें जो हेल्थ रिस्क है स्वास्थ्य को लेकर के, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे मिनिमाइज, कैसे ड्विंडल किया जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज फाउंड कॉमनली अमंग द वर्कर्स ऑफ अंडरग्राउंड सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वे में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनमें कौन सी कॉमन डिजीज है जो हो जाया करती है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप पढ़िए अपना पैसेज, मैं लेता हूँ पॉज, फिर आता हूँ आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। फिर आते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। तो पैसेज किस चीज़ के बारे में है, देखो मेट्रो लाइफ के बारे में तो नहीं है, अंडरग्राउंड रेलवे के बारे में है। ठीक है, चलिए ये पहला वाला नहीं होगा। लिखा है द रिस्की लाइफ इन द सबवेज, मतलब जो अंडरग्राउंड रेलवे है उसमें रिस्क को, लाइफ को कितना रिस्क है, पूरा पैसेज इसी पर तो था ही भाई। पोल्यूशन क्रिएटेड बाय रेल रोड, तो ये केवल अंडरग्राउंड रेलवे की बात हो रही है, सारे रेल रोड से नहीं हो रही है। अब बेनिफिट तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो क्या होगा, रिस्की लाइफ इन द सबवेज। तो 76 का ये हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट में इन्होंने क्या कि व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। अब ये बताओ, क्या जॉयफुल, कहीं खुशी व्यक्त किया है क्या, बिल्कुल नहीं व्यक्त किया है। पेसिमिस्टिक कहीं अभावों की बात नहीं कर रहा है, वो कमियों की बात, गलतियों की बात कर रहा है, वहाँ क्या टेक्निकल फॉल्ट है उसकी बात कर रहा है। लेकिन निराशावादी नहीं है उसमें, ऐसा कहीं अभाव की बात नहीं हो रही है, रिस्क की बात किया है, अभाव की नहीं। तो पेसिमिस्टिक भी नहीं है, वो सीरियस है। हाँ, रिस्क की बात करोगे, बीमारी, खतरा, जान को खतरा, तब क्या होगा, तब आप सीरियस टोन में हो। सीरियस मतलब जिस तरह से वो लोगों की लाइफ, उनके शरीर के लिए बीमारियों के खतरे की बात कर रहे हैं, वो सीरियस टोन है, मैटर सीरियस है भाई। और इनफॉर्मल मतलब कोई इनफॉर्मल होता है ना, अनौपचारिक। अच्छा, अनौपचारिक मतलब जिसे बाप बेटे में बातचीत होती है, दोस्तों में बातचीत होती है, वो इनफॉर्मल तरीका नहीं है, वो एक जानकारी दे रहे हैं आपको, तो इनफॉर्मल है। हाँ, इन्फॉर्मेटिव होता तो मैं एक बार को सोचता भी, लेकिन इनफॉर्मल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो टोन क्या है इसकी,
सीरियस है। अब नॉट कवर्ड या हिडन, नॉट कवर्ड या हिडन के लिए इन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने बीच यहाँ कोने पर लिखा हुआ ना, एक्सपोज्ड। एक्सपोज का मतलब क्या हुआ था, जो चीज़ किसी चीज़ के सामने आ जाता है, ओपन होता है। तो यहाँ पे वर्ड ले लो, कौन सा वर्ड लेना है हमको, एक्सपोज्ड लेना है ना। कहाँ होगा ये है एक्सपोज्ड, ठीक है। तो इसमें हम ये भी दूसरा वाला ऑप्शन लेंगे, एक्सपोज ही उसमें यूज किया गया, बाकी और सभी सेंस में यूज नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो अब आ जाए 2 क्वेश्चन ये रह गए हमारे। तो इन 2 क्वेश्चन में देखो पहले क्या कर रहे हैं, तो क्या इन्फरेंस कर सकते हैं यहाँ से लाइफ के लिए, कि मतलब क्या रिड्यूस करने के लिए क्या किया, रिड्यूसिंग द हेल्थ रिस्क, क्या प्रैक्टिकल वे क्या है, मोस्ट प्रैक्टिकल वे सबसे अच्छा। जो प्रॉब्लम आई है यहाँ पर हेल्थ के इशू की, वो किससे रिलेटेड है, वेंटिलेशन से। वहाँ सारी समस्या यही तो है कि 2 तरह का वेंटिलेशन है, या तो एसी वाला वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम की वजह से ही लोगों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऑप्शन क्या है कि जेनरेटिंग वेंटिलेशन सिस्टम। हाँ, आप वेंटिलेशन सिस्टम डेवलप कर दीजिए, आप वही सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि समस्या वही है, तो उससे ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि कौन सी बीमारी वहाँ के लोगों में कॉमन पाई गई, तो वो बीमारी कौन सी, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है ना। अब कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लो आप कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो कहीं लिखा हुआ, हायर लेवल ऑफ रिस्क मार्क्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाले क्वेश्चन हो गए 80 आपके कि नहीं हो गए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कार्डियोवैस्कुलर वाला ऑप्शन हो गया। अब आगे आ जाइए 35 क्वेश्चन नंबर 81 से, देखें क्या है हम लोगों के सामने। तो 81 से लेकर के 100 तक 4 सेट होंगे। ये किसके होंगे, क्लोज टेस्ट के होंगे। क्लोज टेस्ट क्या है, इस बला का नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक पैराग्राफ होगा, उसमें 5 जगह आपके सामने दिख रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। लिखा है कि इट वाज अ मैटर ऑफ डैश, ठीक है, अ मैटर ऑफ प्लेजर लिखा ही रखा है इन्होंने, हम करेंगे क्या, इट वाज अ मैटर ऑफ प्लेजर, मतलब ये बड़ी खुशी की बात है। क्या है खुशी की बात भाई, देख लेते हैं। अब ये पूछेंगे कि कितनी खुशी की बात है, आपको अमाउंट बताना, तो कितनी खुशी की बात, ह्यूज खुशी, ह्यूज साइज होता है, अमाउंट नहीं। पहली बात हमें अमाउंट चाहिए, खुशी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसकी क्वांटिटी होगी, साइज नहीं होगा। वास्ट भी साइज में आता है, नहीं होगा। टेरिफिक नेगेटिव वर्ड हो गया। इमेंस अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा। तो बड़ी खुशी की बात है, क्या है कि द चीफ ऑफ पुलिस हिमसेल्फ केम अप टू अस, हमारे पास आए, वो खुद आए, एंड कांग्रेचुलेटेड अस ऑन आवर सक्सेसफुल एफर्ट्स इन रिड्यूसिंग द डेथ ऑफ चाइल्ड मैरिज इन आवर एरिया, कि हम अपनी एरिया में बाल विवाह की घटनाओं को कम कर पाए हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, उनकी संख्या या उनकी घटनाएं, रिड्यूसिंग द इवेंट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, या उनकी संख्या हो सकती है। वी वर आल्सो डैश बाय अदर डैश, मतलब इन्होंने, भाई देखो वहाँ का जो चीफ ऑफ पुलिस है वो खुद आके इन लोगों की तारीफ कर रहा है, कांग्रेचुलेशन दे रहा है, तो अदर लोग और लोग जो हैं वो भी इनकी तारीफ करेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एट द करंट, जो उस इवेंट पर वहाँ सब लोग थे, उन सब लोगों ने इन लोगों की तारीफ की। आवर डियर लीडर, हमारे जो प्रिय नेता थे, द फाउंडर ऑफ आवर एनजीओ, ठीक है, डॉक्टर मिस्टर कुमार, वाज डैश बाय द मेयर विद अ बकेट, वहाँ के जो मेयर थे, शहर के जो मेयर थे, उन्होंने बुके मतलब क्या हुआ, फूलों का गुलदस्ता देकर उनको क्या किया, स्वागत किया होगा या उनका सम्मान किया होगा। यही तो ऑप्शन आना चाहिए। चलो सीन समझ में आई। कुछ लोग हैं जो बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनकी वजह से, उनके प्रयासों की वजह से बाल विवाह की संख्या में कमी आई है। तो वहाँ का जो चीफ ऑफ पुलिस है और जो और लोग आए थे, वीआईपी गणमान्य लोग आए थे, उन लोगों ने इन सब की तारीफ की और वहाँ के मेयर ने इनको गुलदस्ता दिया, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहला तो आई थिंक मैं भर ही चुका हूँ। पहले में क्या लगेगा, खुशी की मात्रा बतानी है, तो ये खुशी की मात्रा नहीं है, इमेंस होगा खुशी की मात्रा। दूसरे वाले पे आ जाओ बच्चों। तो दूसरा ये रहा आपका फिलर नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ लगाना है एफर्ट्स इन रिड्यूसिंग द डेथ ऑफ चाइल्ड मैरिज इन आवर एरिया, हम अपनी एरिया में चाइल्ड मैरिज की घटनाओं को कम करा दिए। तो चाइल्ड मैरिज का कोटा बिल्कुल नहीं होगा, चाइल्ड मैरिज एग्रीगेट ऑफ चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, नंबर ऑफ, हाँ ये हो सकता है, लिमिट में होता तब क्या दिक्कत ही क्या थी। तो लिमिट ऑफ चाइल्ड मैरिज नहीं होता, ये है नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज की, बाल विवाह की घटनाएं, उसकी संख्याओं को कम कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। थर्ड वाले में क्या करना है, यहाँ क्या लगाओगे, तो
वी वर आल्सो डैश बाय अदर डैश प्रेजेंट एट द इवेंट, वहाँ उस इवेंट में जो लोग मौजूद थे, ठीक है, उन लोगों ने भी हम लोगों की क्या किया, अप्रिशिएटेड, हाँ ये ठीक लग रहा है, तारीफ़ की होगी, वैल्यूड, मूल्य, अंडरस्टूड, उन्होंने हमें समझा नहीं, वे क्या होगा, रेस्पेक्टेड, उन लोगों ने हमारा सम्मान किया कि हमारी तारीफ़ की, सम्मान तो हो रहा है ना इनके चीफ का, तो इन लोगों की क्या हो रही होगी, तारीफ़, ठीक है ना। तो वी वर आल्सो रेस्पेक्टेड बाय अदर्स, ये नहीं बल्कि वी वर आल्सो अप्रिसिएटेड बाय अदर्स, ठीक है ना। तो 83 में क्या होना चाहिए, 83 में अप्रिशिएटेड होना चाहिए, ये वाला रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट मतलब ये रहा आपका फिलर नंबर 4 और ये लगाना है आपको यहाँ पे बाय अदर, और लोग जो आए थे, और अदर कौन लोग, तो अदर ह्यूमंस आए थे, नहीं मेयर के साथ जो लोग आए थे तो वो क्या होंगे, ह्यूमंस होंगे, नोटेबल्स होंगे, या डिग्निटरीज होंगे, या कमनर्स होंगे। कमनर्स मतलब आम आदमी होंगे, और डिग्निटरीज मतलब होता गणमान्य लोग, गणमान्य लोग मतलब मान सम्मान्य जो लोग, मेहमान जो बुलाए गए थे, जो बड़े वीआईपी लोग आए थे, उन लोगों ने तारीफ। तो यहाँ पर ये क्या करोगे, डिग्निटरीज ज़्यादा ठीक है। हालांकि कॉमनर्स, तो कॉमनर्स जो होते हैं, आम आदमी जो होते हैं, वो मतलब खाली तमाशा देखने आते हैं और सम्मान उम्मान किसी का करें, यही गणमान्य लोग जो मेयर के साथ में कुछ और वीआईपीज आए होंगे, इन लोगों ने तारीफ़ की होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नंबर 5 पे यहाँ क्या लगाओगे, मिस्टर कुमार वाज डैश बाय द मेयर विद अ बुकेट, मतलब इनको मेयर ने, वहाँ के मेयर ने क्या दिया, एक बुके दिया। बुके दिया में अब गिवन होगा, हाँ गिवन लग तो रहा है लेकिन कुछ कम अच्छा लग रहा है। कमेंडेड तारीफ़ करना, और रिकमेंडेड है, और फैसिलिटेटेड का मतलब ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब क्या हुआ, सम्मानित करना। देखो गिवन उन्होंने एक फूल दिया तो इसमें कोई फीलिंग नहीं है, उन्होंने सम्मानित किया, वे गुलदस्ता देकर सम्मानित, तो ये ज़्यादा मतलब फेलिसिटेटेड ज़्यादा ठीक है, उन्होंने गुलदस्ता देकर, बुके देकर के उनका सम्मान किया। और गुलदस्ता दिया नहीं, थोड़े भीख मांगने थोड़े आए थे वो, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट में हमारा अब आ गया दूसरा वाला, फिर से क्लोज टेस्ट ही है, चलो क्लोज टेस्ट फिर से कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। लिखा है द कोडेड बॉक्स प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के पहले पेज पर एक कोडेड बॉक्स है। आजकल आने लगा है ना, क्या कहते हैं उसको, स्कैन करो और उसका आंसर देखो, ऐसे। तो कोडेड बॉक्स प्लेस्ड ऑन फर्स्ट पेज ऑफ एवरी चैप्टर डैश क्विक रिस्पांस कोड, ये क्या है, ये क्विक रिस्पांस कोड है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्विक रिस्पांस कोड। तो कॉल्ड और विल कॉल्ड तो होगा नहीं, इज कॉल्ड, वाज कॉल्ड तो अब चूंकि है, अभी प्रेजेंट में है, ऐसा होता है, रूल है, तो फिर क्या लगाओगे, इज कॉल्ड लगाओगे, वाज कॉल्ड नहीं लगाओगे। उसको क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं। द फर्स्ट QR, यही है ना QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस कोड। फर्स्ट QR कोड इज टू डैश द कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक, पहला जो QR कोड है वो ये बताता है कि कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक। और द डैश QR कोड, तो डैश मतलब यहाँ क्या हुआ, अदर मतलब दूसरा, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। विल हेल्प यू एक्सेस द रिलीवेंट ई रिसोर्सेज लिंक्ड टू ईच अदर, वहाँ पे आपको पहुँचा देंगे। दिस विल हेल्प यू डैश योर लर्निंग, तो दिस विल हेल्प यू डैश योर लर्निंग, तो आप अपनी लर्निंग को क्या कर सकते हो, यहाँ इन्हेंस कर सकते हो इन डैश मैनर, तो यहाँ मैनर आएगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, इनको देखते हैं। पहला तो हम लोग लगा ही चुके ना, पहले में क्या लगेगा बताओ जरा, 86 में क्या लगेगा। 86 में मैंने कहा था ना कि उनको ये कहा जाता है, उनको QR कोड कहा जाता है। चलो अच्छा, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में क्या लगाना है भाई, दूसरे वाले फिलर के लिए। तो दूसरा वाला क्या है, द फर्स्ट QR कोड इज टू डैश द कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो कंप्लीट ई टेक्स्ट बुक में क्या होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, आगे लिखा है कि यहाँ देखो, डैश QR कोड विल हेल्प यू एक्सेस द रिलीवेंट ई रिसोर्स, तो अगर इसमें लगा है एक्सेस, तो हम इस वाले के लिए भी क्या लगा दें, एक्सेस, यहाँ भी एक्सेस लगा देंगे ना, सेम चीज़ तो है। पहला QR कोड इसको एक्सेस देता है, दूसरा QR कोड इसको एक्सेस देता है, तो दोनों में एक्सेस लगेगा। तो हम क्या लगा दें, हम यहाँ भी एक्सेस लगा देंगे, हमको मिल रहा है वही तो हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। थर्ड वाले में आ जाओ भाई, ठीक है। थर्ड वाला, ये थर्ड वाला फिलर, तो यहाँ इन्होंने कहा ना कि फर्स्ट QR कोड ये काम करता है, तो अब आगे क्या करोगे, सोन कोड करोगे या इररिलेवेंट कोड या फॉर्मर या सब्सिक्वेंट, तो इसमें क्या आना चाहिए बताओ,
इसमें सब्सिक्वेंट आएगा कि नहीं आएगा, तीसरा वाला, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 88। तो 88 में कौन सा लगेगा, तीसरा वाला लगेगा भाई। सब देखो यहाँ कहा दिया ना, पहला वाला ये काम करता है, तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या, उसके बाद वाला, तो सब्सिक्वेंट लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 43, ये आ गया नंबर 4, फिलर नंबर 4। यहाँ क्या लगाओगे, ये आपकी लर्निंग को क्या करेगा, बोलो, ये आपकी लर्निंग को क्या कर देगा, ये आपकी लर्निंग को एनर्जाइज करेगा कि निगेटिव वर्ड होगा, डिग्रेड करेगा, डिग्रेड घटाने के लिए लगेगा नहीं, या इनहेंस करेगा। पढ़ते समय भी मैंने बोला था ना कि आपकी लर्निंग को इनहेंस कर देगा, ठीक है, बढ़ा देगा। अब 5वें नंबर पे आ जाओ। तो नेक्स्ट आया आपका फिलर, ये रहा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, किस तरह से बढ़ा, इंडैस मैनर, कैसे मैनर में बढ़ा देगा, डिजास्टरस, अरे बाप रे, तो खतरनाक हो गया। एंजॉयमेंट मैनर नहीं होगा, जॉय तो मैनर लगेगा नहीं जॉय के साथ, तो क्या होगा, जॉयफुल मैनर हो जाएगा। बड़ी खुशी खुशी आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। फिर क्या मिलेगा आपको पता है ना, फिर मिलेगा वही एक नया पैसेज, 5 क्वेश्चन इसमें चलो निपटो, फिर एक पैसेज मिलेगा। तो क्लोज टेस्ट 4 हैं 5-5 क्वेश्चन वाले। फिर वही कहानी, चलो यहाँ भी करते हैं, इंडिया डैश अ रिच कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, इज तो लगा नहीं पाएंगे, तो फिर हैज़ लगाओगे, और क्या, इंडिया हैज, हैड पास्ट थोड़े ना हो गया, अभी भी है, ये डिड वाज का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आगे नाउन लिखा है, पॉजेसिव है, तो हैज या हैड लग सकता था, हैड पास्ट की बात हो ही नहीं, तो अभी भी है हमारे पास रिच कल्चरल हेरिटेज है, तो हैज लगाओगे। फिर लिखा वी आर इनहेरिटर्स ऑफ सेवरल ग्रांड डैश इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा एट्सेट्रा। ग्रांड, तो ये क्या है, हम इनहेरिटर्स हैं, हम वंशज हैं, हम उत्तराधिकारी हैं, किसके, ऑफ सेवरल ग्रांड डैश इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक के क्षेत्र में, फाइन आर्ट के क्षेत्र में। तो ग्रांड यहाँ क्या आ जाएगा, विरासत, या क्या कह सकते हो, विरासत या संपत्ति या धन कह सकते हो। हम उसके क्या हैं, उसके मतलब इनहेरिटर हैं, हमको वो उत्तराधिकार में मिला है। आवर स्क्रिप्चर्स मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब। आवर स्क्रिप्चर्स आर द स्टोर हाउस, हमारे जो स्क्रिप्चर हैं वो खजाना है, स्टोर हाउस हैं, गोदाम हैं, ऑफ डैश विजडम, किसके, ज्ञान के। तो कैसे ज्ञान के, बहुत बड़े ज्ञान के वो खजाना है, स्टोर है हमारे स्क्रिप्चर्स। आवर सेंट्स, हमारे जो संत महात्मा हैं, एस्पायर्ड टू द डैश ऑफ द इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनंत। आगे लिखा है वी हैव डैश ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज कंट्रास्टेड विद विच मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट अपीयर्स इनसिग्निफिकेंट। हमारे पास वो चीज़ है जिससे जिसको जो मतलब वेस्ट है, जो पश्चिमी दुनिया है, उसको क्या है, अपीयर्स इनसिग्निफिकेंट, जो कि वहाँ पे बहुत कम पाई जाती है। स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा है और वो उनके पास हमसे बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो पहला तो हम लगा चुके हैं, हैज ही होगा। दूसरा चलते हैं, देखते हैं क्या लगेगा, ठीक है। तो दूसरे में आप क्या लगाओगे, 92 वाले में हमारे पास क्या है, वी आर इनहेरिटर्स ऑफ सेवरल ग्रांड। अब यहाँ क्या लगाओगे, विरासत। तो दूसरे नंबर पे क्या लगाना चाहोगे आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं, मेमोरीज हैं, ट्रेजर्स हैं, या इंटरेस्ट्स हैं। वी आर इनहेरिटर्स ऑफ सेवरल ग्रांड वैल्यूज नहीं, ग्रांड मेमोरीज नहीं, क्योंकि आगे लिखा है फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट। तो मेमोरी नहीं है ये, इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या है, ट्रेजर है, ये खजाना है, संपत्ति है, दौलत है हमारे पास जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। और कौन सी संपत्ति है, खजाना है, दौलत है, म्यूजिक है, फाइन आर्ट है, डांस है, ड्रामा है, हम इन सब चीज़ों के बहुत अमीर है, ये हमको मिला है। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, नेक्स्ट में फिलर नंबर 3। तो फिलर नंबर 3 में क्या आएगा, फिलर नंबर 3 यहाँ लगाना है हमको कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो क्या है, वो संग्रहालय हैं, वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, ऑफ डैश विजडम। कैसा विजडम बताओ, कैसी विजडम है, स्पिरिचुअल विजडम है, नॉलेज विजडम, नॉलेज लगेगा नहीं विजडम के साथ, एथनिक नस्लीय नहीं है यार, नस्ल हमारे यहाँ ये नस्लीय वस्लीय मैटर ही नहीं था। प्रोफिशिएंसी
प्रोफिशिएंसी विजडम होगा या स्पिरिचुअल विजडम होगा। आगे नीचे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात भी किए हुए हैं, तो हमको क्या लगाना चाहिए यहाँ पर, तो लगा देते हैं स्पिरिचुअल विजडम, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं ना, वेद पुराण, इन सब में, उपनिषद वगैरह, वहाँ पर वही आध्यात्मिक बातें ही की गई हैं। और नीचे भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़, वही ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात की रही हैं, जो कि पश्चिम के साथ हम कंट्रास्ट करते हैं। वहाँ मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, हमारे पास स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, चौथे पे क्या लगाओगे? ठीक है, चौथे नंबर में आ जाओ। फिलर नंबर 4, यहाँ क्या लगाओगे? लिखा है कि आवर सेंट्स एस्पायर टू द डैश ऑफ इनफाइनाइट। तो मतलब उन्होंने हमें इनफाइनाइट की संपत्ति, प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, क्या किया उन्होंने? एस्पायर टू डैश ऑफ इनफाइनाइट, तो डायमेंशन ऑफ इनफाइनाइट या रियलाइजेशन इनफाइनाइट मतलब अनंत को उन्होंने महसूस किया था। एंशियंट नहीं, आगे चलेगा, पीछे नहीं जाएगा, एक्टिविटी नहीं जाएगा, क्या होगा? रियलाइजेशन। हमारे जो संत महात्मा थे वो इनफाइनाइट को रियलाइज किया था उन्होंने। स्पिरिचुअलिटी में होंगे तो इनफाइनाइट को रियलाइज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें? नेक्स्ट वाला हमारा है कौन सा क्वेश्चन होगा? 95 होगा। ठीक है, तो 95 में ये पांचवा फिलर है। क्या है यहाँ पर? हैव डैश ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज, वी हैव डैश ग्रेट स्पिरिचुअल, वी हैव, तो हमको यही ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मिली हैं। किसमें? विरासत में मिली हैं। तो हम इनहेरिटर हैं, तो हमको विरासत में मिलने को क्या कहोगे? इनहेरिटेड कहोगे। तो वी हैव इनहेरिटेड, वी हैव न्यूमरस कल्चरल, या ये नहीं होगा, वी हैव इनहेरिटेड, हमको विरासत में मिली हैं इतनी ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये 5 हो गए। ठीक है, अब 5 और बचे रह गए हैं, उनसे भी निपट लेते हैं भाई। कहाँ हैं बेचारे, यही क्यों रह जाएं, इनको भी ले चलो, ख़त्म करो, तो फिर वही क्लोज टेस्ट होगा। चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। आ न्यू डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। ठीक है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने एक डैश चीज ऑर्गेनाइज किया इन फॉर्म ऑफ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। इस फॉर्म में उन्होंने एक मतलब वहाँ की कल्चरल वो चीज़ ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने। आगे लिखा कि द इवेंट गेव एंड डैश, इस इवेंट ने, इस आयोजन ने गेव एंड डैश टू द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, इन्होंने ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को इस घटना ने एक डैश दे दिया, एक पहचान दे दी होगी। पीपुल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब समाज के हर वर्ग से, ऑल वॉक ऑफ लाइफ मतलब समाज के हर वर्ग से, जीवन के हर वर्ग से लोग आए थे। हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डैश विद मेनी ट्राइब्स, तो वो एक मतलब जो समाज के हर वर्ग के लोग आए थे और हर तरफ के मेनी ट्राइब्स मतलब बहुत तरह की जनजातियों, आदिवासियों से उनका क्या हुआ, उनको मिलने जुलने का मौका मिला। तो यहाँ मेल जोल हो गया, मेल जोल का मौका मिला। छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द इंडियाज स्टेट्स, छत्तीसगढ़ इंडिया के उन राज्यों में से एक है विच हैव रिचनेस, जहाँ पे क्या है, बहुत समृद्धि है, एंड डैश ऑफ ट्राइबल लाइफ, रिचनेस एंड डैश। तो ये जो रिचनेस लिखा है, रिचनेस के साथ ही मैच करेंगे हम। यहाँ रिचनेस है तो यहाँ भी रिचनेस से ही कुछ मतलब रिचनेस हो गई तो यहाँ पे वैरायटी हो सकती है, डाइवर्सिटी हो सकती है, विविधता जैसा। अब जैसे रिच है तो उसके साथ विविधता होगी, मतलब बहुत ज़्यादा है तो बहुत प्रकार के भी होंगे। इन ट्राइबल लाइफ मतलब आदिवासी जनजातियाँ वो बहुत तरह की रहती हैं। द स्टेट इज होम टू मेनी डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया, तो ये जो स्टेट है छत्तीसगढ़ वो बहुत सारी मतलब ट्राइब्स, इंडिया की बहुत सारी ट्राइब्स का घर है वो। ठीक है, मेनी डैश ट्राइब्स, यहाँ ट्राइब्स की विशेषता लगानी है। हो गया, हमें क्या करना है? ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं इसमें। तो पहले वाले में क्या लगाओगे बताओ? यहाँ अ न्यू डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज किया गया था बताओ? एक नया एंटरप्राइज ऑर्गेनाइज किया गया था, या एक नया स्कीम ऑर्गेनाइज की गई थी, या एक नया इनिशिएटिव लिया गया था, या एक स्ट्रेटेजी थी? तो एक नया इनिशिएटिव लिया गया था, अ न्यू इनिशिएटिव, एक नया इनिशिएटिव है। ठीक है, एक नई शुरुआत है यहाँ से। ठीक, तो दूसरे में क्या लगाओगे? दूसरे फिलर में आ जाओ, यहाँ पे लगाना है द इवेंट गेव एंड डैश टू द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ एन लगा हुआ है तो हम ऐसा कोई पहले देखें वावेल से जो शुरू हो रहा हो, तो स्टार्टिंग एस से शुरू हो रहा है, सीइंग एस से शुरू हो रहा है, साइट एस से शुरू हो रहा है, इनसाइट एक ही है जिसके पहले एन लगा सकते हो, लगा लो, मतलब कोई जरूरी मीनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसके पहले हम एन लगाएंगे और सबके पहले आ लगाएंगे, ये तो ऐसे ही हो गए। आगे आ जाओ, पीपल फ्रॉम, ये है हर मतलब जीवन के हर वर्ग से लोग वहाँ आए थे और उनको बहुत तरह की आदिवासी जनजातियों से डैश करने का मौका मिला। तो क्या करने का मौका मिला होगा? 52 में आ जाओ, तो उनको वहाँ से इंटरेक्ट करने का, हाँ ठीक तो है ये,
बहुत तरह की आदिवासी जनजातियों से इंटरैक्ट करने का अटैक क्यों करेंगे यार, ऑर्गेनाइजेशन में हिट करेंगे, स्ट्राइक, सारे निगेटिव वर्ड हैं, उनसे मेल जोल बढ़ाने का मौका मिला ना, तो इंटरैक्ट लगाओ, ठीक है, काहे बिना मतलब हिंसा फैलाते हो। आगे चलो, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर ये रहा आपका, फिलर नंबर 4, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एंड रिचनेस एंड डैश इन ट्राइबल एरिया। रिचनेस एंड वेरिएशन होगा, वेराइटी, रेंज या डाइवर्सिटी। रेंज तो छोड़ दो, अब लगाओ वेराइटी या डाइवर्सिटी। तो वेराइटी प्रकार होता है, डाइवर्सिटी विविधता होती है, तो ये होता है अनेकता, अलग कई कई रूप के, कई तो उसमें डाइवर्सिटी यूज करते हैं, वेराइटी। अगर डाइवर्सिटी ना लिखा होता तो वी कुड चूज वेराइटी, बट इफ वेराइटी एंड डाइवर्सिटी बोथ आर गिवन, तो वेराइटी विल बी प्रेफरेबल टू, सॉरी, डाइवर्सिटी विल बी प्रेफरेबल टू वेराइटी, ठीक है। कल्चर के सेंस में आता है तो कल्चर में हम वेराइटी नहीं डाइवर्सिटी यूज करते हैं, ठीक है। ये कोलोकेशन का मैटर है, मतलब नॉट द मीनिंग ऑफ वर्ड, not the meaning of word. In case of culture, in case of heritage, so variety is not preferred. In case of when you are describing about type of culture, type of civilization, so we use diversity of culture, not variety of culture. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आज आखिरी होगा ये, तो ये फिलर नंबर 5 पे क्या लगाओगे, मेनी डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो मेनी डैश ट्राइब्स कैसी ट्राइब्स हो जाएंगी बताओ। मेनी जेन्युइन ट्राइब्स, जेन्युइन मतलब ओरिजिनल हो गई, प्रिमिटिव मतलब आदिम, कौन सी, पाषाण काल वाली, ओरिजिनल, अब इंडिजिनस। देखो फिर वही आई बात कोलोकेशन की। जेन्युइन का मतलब हो गया ओरिजिनल, जेन्युइन का मतलब ओरिजिनल, असली। यार ट्राइब्स की बात करें, असली ट्राइब, भारत की असली ट्राइब के, नकली भी ट्राइब होती हैं। ओरिजिनल जेन्युइन ना लगा के क्या करें, इंडिजीनस। इंडिजीनस का मतलब क्या होता है, इसी देश में, मतलब जो इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी मूल यहाँ के हैं। इंडिजीनस का मतलब क्या है, यहाँ के मूल। तो छत्तीसगढ़ में इंडिया के जो मूल जनजातियां हैं, मूल ट्राइब्स हैं, उनका घर है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो मूल के सेंस में हम जेन्युइन और ओरिजिनल नहीं लगे, क्या लगेंगे, इंडिजीनस। फिर वही कोलोकेशन का मैटर था, विच वर्ड इज सुटेबल टू यूज इन विच पार्टिकुलर कंडीशन, पार्टिकुलर सिचुएशन। जैसे ट्रेन आती है स्टेशन पे, तो ये नहीं कहते हो ट्रेन हैज़ कम, क्या कहते हो, ट्रेन हैज़ अराइव्ड। तो वहाँ कम क्यों नहीं लगा सकते, कम की और अराइव की मीनिंग तो एक ही होती है। बट इन केस ऑफ ट्रेन वी डोंट यूज कम, वी यूज अराइव। समझ गए। एग्जाम नज़दीक आ गया तो ये नहीं कहते एग्जाम हैज़ कम, एग्जाम हैज़ अप्रोच्ड। तो आने के लिए कहीं अप्रोच्ड लगा दिया, कहीं कम लगा दिया, कहीं अराइव लिया, तो ये होता है प्लेसमेंट ऑफ वर्ब। और ये कैसे इनहेंस होता, देयर इज नो रूल ऑफ कोलोकेशन, स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, देखो कोलोकेशन का कितना यूज है, समझ गए ना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 17 नवंबर को फिनिश ही कर दिया, मतलब इसके तीनों सेट और तीनों सेट के दोनों पार्ट हम लोग 6 के 6 ख़त्म कर चुके हैं। अब शुरू होगा, इतना ही और बचा हुआ है स्टेनोग्राफर में, 18 का 3 सेट के दोनों पार्ट 6 हो जाएंगे। तो कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। कभी कभी दिक्कत आ जाती है, नहीं बना पाता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करिएगा बेटा। क्यों, मतलब मैं नहीं चाहता कि लेट हो, पर हो ही जाता है, क्या करें, वो कुछ अनजाने और अनचाहे हो जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा डिस्कशन आप लोगों को, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।